नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए। बिहार में रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी को जवाब देने की तैयारी महागठबंधन की ओर से लगातार की जा रही है। अमित शाह 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर में हुंकार भरेंगे, तो वहीं महागठबंधन की ओर से उसी दिन पूर्णिया में बड़ी रैली की तैयारी हो रही है। अमित शाह इसी महीने की 25 तारीख को बिहार में हुंकार भरने वाले हैं। पटना के बाद शाह वाल्मीकि नगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो अब महागठबंधन की ओर से शाह का जवाब सीमांचल से रैली के जरिए देने की तैयारी चल रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जेडीयू पर तंज कसा है। अब महागठबंधन देखा देखी पूर्णिया में रैली करने जा रही है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। देखिए कि वहां से नीतीश कुमार जी पोस्टर से नदारत हैं। अब तो यह स्पष्ट है, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात सही है कि जेडीयू आरजेडी के आगे नतमस्तक हो चुकी है और समय के अंतराल में इसका विलय तय है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी कहा है कि पूर्णिया में पहले ही अमित शाह के दौरे में एनडीए की शक्ति महागठबंधन ने देख ली है। उससे ज्यादा महागठबंधन क्या ताकत दिखाएगा। प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल है, पहले उसे तो सुधार ले सरकार। पूर्णिया में एनडीए गठबंधन के द्वारा अपनी ताकत को हम लोगों ने दिखला दिया कि एनडीए गठबंधन की क्या ताकत है। और फिर 25 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री जी पटना आ रहे हैं, वो भी ताकत दिखला दिया जाएगा। देखिए बिहार में 5 महीनों से देखें, जब से सरकार बदली है तब से बिहार में नित्य प्रतिदिन स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब होते जा रहा है। ये लोग अपना सरकार बचाने के फेर में हैं और इधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। 25 फरवरी की तारीख बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। शाह की दहाड़ और महागठबंधन की रैली प्रदेश के 2 छोर पर हो रही है। ऐसे में दोनों ही आयोजनों को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत हो रही है। लालू प्रसाद जी की विरासत को तेजस्वी प्रसाद जिस प्रकार से करने का काम किया तेजस्वी यादव, आज लोगों के बीच में इस प्रकार से सुरक्षा का भावना व्याप्त है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चाचा भतीजा का जोड़ी बना के बिहार में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि विकास अवरुद्ध हो गया है। तो विकास और विश्वास जो जनता का था वो तो पूरी तरह से निराधार होकर वो विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं बिहार को। तो जो भी करना है वो करे, उसका परिणाम कुछ होना ही नहीं है। महागठबंधन ने और खास करके कांग्रेस ने तो ये निर्णय ले ही रखा है कि जहां जहां भी ये नफरत का जहर बोएंगे, हम वहां वहां जाकर के इनकी असलियत बयां करेंगे और मोहब्बत का पैगाम देंगे। और महागठबंधन इस कवायद के चलते ही सीमांचल में अपनी पहली रैली प्रस्तावित कर रहा है। और क्यों चुनाव विभिन्न जगहों पर हो रही है, लेकिन महागठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है और हम बीच बीच में सब साथी मिलकर बैठकर और आम विचारों का आदान प्रदान और आम जनता तक संदेश को भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जगे रहें। तो क्या बीजेपी की जोरदार तैयारियों का जवाब महागठबंधन की सरकार चला रही पार्टियों ने रैली के जरिए ही देने की तैयारी कर ली है? क्या रैलियों के जरिए नीतीश नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर लेंगे? सियासत का ये खेल देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या रैली कर मोदी से मुकाबला करेगा महागठबंधन? तो चलिए इसे समझते हैं। अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना के अलावा वाल्मीकि नगर में अलग अलग जगहों पर वो सभाएं करेंगे। अमित शाह के दौरे के दिन ही महागठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की तरफ से रैली होगी। अमित शाह ने पहले भी पूर्णिया से हुंकार भरा है। समझने वाली बात यह है कि अमित शाह बेहद कम अंतराल में बिहार का दौरा लगातार करते रहे हैं। बीजेपी को मजबूत बनाने का मंत्र लगातार देते रहे। सीमांचल में शाह की रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी और अब महागठबंधन के नेता भी सीमांचल से ही हुंकार भरेंगे। बीजेपी की रैली का जवाब रैली से देने की महागठबंधन की पूरी मुकम्मल तैयारी है, लेकिन ये मुकम्मल तैयारी कितने हद तक अच्छी साबित होती है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल
ये सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बढ़ते आगे, राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक 2022 को तीसरी दफा राज्य सरकार को वापस कर दिया है। साथ ही इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने यह कहते हुए इस विधेयक को लौटा दिया कि इसमें उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए। साथ ही ये भी देखा जाए कि ये विधेयक संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची में समाहित है या नहीं। इसके अलावा वित्त विधेयक में बीमा से जुड़े प्रावधानों के संघ या समवर्ती सूची में शामिल होने या नहीं होने पर भी विचार करने को कहा गया है। इस विधेयक में ये लकुना है, ये खामी है, या कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्यों वापस कर रहे हैं। जो करते हैं वो तो अंदरूनी मामला है। विधानसभा और राज्यपाल की तीसरी बार आई है, ये तो राजनीति है, इसमें तो कानून की कोई बात नहीं है। क्यों तीसरी बार वापस कर रहे हैं। और वित्त विधेयक लौटाने का मतलब समझिए। वित्त विधेयक को राज्यपाल द्वारा वापस किया गया है। विधेयक को विधानसभा को वापस करना होता है, क्योंकि विधानसभा की एक संपत्ति होती है। राज्यपाल जब तक इस पर मुहर नहीं लगाते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता। राज्यपाल और सरकार के बीच पहले भी कई दफा आमने सामने की स्थिति हो चुकी है। वित्त विधेयक क्या होता है ये भी हम आपको समझाते हैं। वित्त या राजस्व से जुड़े मामलों की जानकारी विधेयक में दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख है और ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बाद विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्यपाल के लौटाने पर सरकार परामर्श करने को पूरी तरह बाध्य है और यही वजह है कि पिछले कई बार से बार हर दफा इस विधेयक को वापस किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने विभागीय डीजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए लंबी छुट्टी पर चले गए। विकास वैभव ने आरोपियों से जुड़ा एक ट्वीट भी किया था जिसे उसे हटा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के होमगार्ड एंड फायर सेफ्टी के आईजी विकास वैभव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने विभागीय डीजी शोभा अहोतकर पर प्रताड़ना और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाते हुए वे लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। आईपीएस अफसर विकास वैभव ने पहले अपने आरोपों को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने डीजी फायर सेफ्टी शोभा अहोतकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन अब विकास वैभव ने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने की बात करते हुए 60 दिनों की छुट्टी पर चले गए। बिहार में दो आईपीएस अफसरों के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा गया में मगध प्रक्षेत्र के जो आईजी थे अमित लोढ़ा और एसएसपी आदित्य कुमार के बीच किस कदर तकरार हुई थी और मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया था। एक बार फिर से यह नया मामला सामने आया है। होमगार्ड डिपार्टमेंट, होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट में जो आईजी हैं तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो हैं विकास वैभव, उन्होंने जो बिहार की रक्षा वाहिनी की डीजी हैं शोभा अहोतकर, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार की देर रात उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मन आज बहुत द्रवित है, मैं अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे डीजी मैडम की गाली सुननी पड़ रही है। लेकिन अब विकास वैभव आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने की बात करते हुए 60 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट के स्क्रीनशॉट में लिखा है कि आईजी मुझे होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी नव दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, रिकॉर्डेड, परंतु यात्री मन अब आज वास्तव में द्रवित है। विकास वैभव बिहार के सबसे चर्चित आईपीएस अफसरों में से एक हैं। विकास वैभव सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ ही कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने विभाग के प्रभारी के खिलाफ भड़ास निकालकर विकास वैभव ने सिस्टम की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आईपीएस विकास वैभव की नाराजगी को समझ लीजिए।
विकास वैभव होमगार्ड और साथ ही साथ फायर सेफ्टी के आईजी हैं। फायर सेफ्टी की डीजी शोभा ओहोतकर पर आरोप लगा रहे हैं, खुद को प्रताड़ित करने, गाली गलौज का आरोप लगा रहे हैं और आत्मसम्मान को लेकर 60 दिनों की छुट्टी पर आईपीएस विकास वैभव चले गए। विकास वैभव साफ छवि के आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं और यही वजह है कि अपनी छवि को और भी ज्यादा उत्कृष्ट करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच आत्मसम्मान की रक्षा हेतु वो छुट्टी पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहीं मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है तो कहीं महिला पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोपालगंज और कटिहार से आई खबरों ने पुलिस प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। कटिहार में एक महिला पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कांस्टेबल मुंगेर की रहने वाली थी। एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, ऐसा दावा है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इनके नाम हैं छोटू उर्फ हसन, अशरद कादिर, मोनू, दानिश, प्रिययश, दिग्गा यादव और सज्जाद। इसका एक बड़ी वजह है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ कुछ सुराग न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रभा है, जो महिला कांस्टेबल है, उसके साथ किसी का प्रेम प्रसंग था और वो जब इसका विरोध कर रही थी और इसमें ब्रेकअप आया था और तथाकथित प्रेमी ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मामले की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया। जिला पुलिस की ओर से मृतक लेडी कांस्टेबल को पुलिस लाइन में राइफल झुकाकर अंतिम सलामी दी गई। हत्या किन परिस्थितियों में हुई, ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आ पाएगा। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। हाँ, कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दिया गया था। बोले थे कि यहीं पे कंप्लेंट किए हैं। ये एक छोटू उर्फ हसन का नाम आ रहा है, उस क्या था, क्या संबंध था, प्रेम संबंध था कुछ इस तरह, वही ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, हसन ही नाम था। हाँ, वही हसन ही नाम था, मुस्लिम था जात का। अच्छा, वो क्या बोले थे, हिंदू बोल के साथ वो शादी करना चाहता था, बोलता हम शादी करेंगे उससे, नहीं तो जान से मार देंगे। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और जो डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। लोगों का गुस्सा, हंगामा। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां के फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। थावे थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास मुखिया को उस वक्त गोली मार दी गई जब वे ईंट भट्टे पर जा रहे थे। डेड बॉडी सदर अस्पताल लाकर पुलिस डॉक्टरों से पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ा रही है। वैसे इस केस में एसपी ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन कार्रवाई में देरी से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मुखिया की हत्या हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। साथ ही जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अभी अनुसंधान जारी है। अभी पुलिस हर तरीके से अपना जांच कर रही है और हर एंगल से देख रही है और कहीं हर एक बारीकी को पूछताछ भी कर रही है और ओपिनियन ले ली है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम लोग ले रहे हैं। पुलिस कह रही है कि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन गोपालगंज में मुखिया के बाद कटिहार में महिला पुलिस कांस्टेबल की हत्या से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और चलिए अब कानून व्यवस्था पर उठते सवाल को समझ लीजिए। पहले गोपालगंज में मुखिया की हत्या कर दी गई, आपसी रंजिश में मौत के घाट मुखिया को उतारा गया। कटिहार में महिला सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 आरोपियों पर महिला सिपाही की हत्या का आरोप है और इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोपी छोटू उर्फ हसन पर जबरन शादी करने की धमकी से जुड़ा ये पूरा मामला है और पीड़ित कांस्टेबल ने इस पूरे मामले की शिकायत विभाग से पहले भी की थी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। परेशान रहने के बाद महिला सिपाही को गोली मार दी गई और सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई है। और सवाल तो ये भी है कि बिहार में इस बढ़ते अपराध का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वाकई अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है?
बढ़ते हैं आगे। राजधानी पटना में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दी। अपराधियों ने हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोगों को गोली मारी, लेकिन वारदात के दूसरे दिन एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, न ही पुलिस किसी आरोपी तक पहुंची है। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर खलबली मचा दी है। बुधवार की रात अपराधियों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके ऊर्जा स्टेडियम के पास चेन लूटने के दौरान एक महिला सहित 4 लोगों को गोली मार दी, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल फायरिंग में घायल 4 लोग खतरे से बाहर हैं। राजधानी पटना में बुधवार की देर रात हॉस्टल संचालिका के हॉस्टल के 4 स्टाफ को इसी जगह पर गोली मारी गई थी। अभी भी घटनास्थल पर खून के धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा है कि पटना पुलिस इस मामले में 2 एंगल से जांच कर रही है। एक तो लूट का मामला है और दूसरा पर्सनल एनमिटी की बात आ रही है कि हॉस्टल को लेकर उनकी किसी से प्रतिद्वंदिता चल रही थी और उस मामले में ये साजिश रची गई है। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ऊर्जा स्टेडियम के पास घात लगाए बैठे थे। इसी दौरान हॉस्टल संचालिका महिला सहित 4 लोग जब स्कूटी और बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे तो अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि जख्मी महिला बोरिंग रोड इलाके में हॉस्टल चलाती है। पुलिस इससे भी जुड़ा विवाद जोड़कर देख रही है। मेरे पास फोन आया कि गोली लग गई है, तो फिर हम घर पे ही थे, तो हड़बड़ में हम जल्दी से निकले, गाड़ी लिए कार को। वहाँ पहुंचे तो देखे कि वहाँ पे गाड़ी में सब लोग गिरा हुआ है, बच्चा लोग 4 गिरा हुआ, सबका खून से लथपथ था। तो हमको लगा सबको लगा हुआ है, वाइफ को भी लगा, पूरे खून से लथपथ थी। मेरे पास तो एसपी साहब को फोन किया, एसपी ऑफिस फोन किए, वहाँ से कोई हमको ढंग से जवाब नहीं मिला। हम उनको बता रहे थे कि लोकेशन नहीं है, लेकिन कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। एसएसपी ऑफिस मीरा कुमारी का कहना है कि जब ये घटना हो गई उसके बाद उनका चेन उन्होंने स्नैच किया, लेकिन पूरा चेन स्नैच नहीं कर पाए, उनके पास ही था। और जो उनके पति हैं तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि कुछ हॉस्टल के संचालन को लेकर किसी के साथ विवाद भी था। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से प्राथमिकी का वेट कर रहे हैं कि प्राथमिकी में क्या कारण इसका बताया जाता है। तो इस वक्त इस प्रकार पटना में क्राइम अनकंट्रोल कैसे है, ये हम इस साल के हुए 3 आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। 8 फरवरी 2023 को लूटपाट के दौरान 4 लोगों को गोली मारी गई। घायलों में हॉस्टल संचालिका शामिल है। 30 जनवरी 2023 को पुलिस मुख्यालय के पास अपराधियों का तांडव दिखा। छात्र उज्जवल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 27 जनवरी 2023 को पटना में जहानाबाद के धीरज की हत्या हुई। सैदपुर हॉस्टल के मूर्ति विसर्जन के दौरान हत्या की गई। पटना में एसएसपी दफ्तर के सामने फायरिंग हुई। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पटना पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का ही इंतजार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।